आज का टॉपिक है भारत के संवैधानिक निकाय। भारत के संवैधानिक निकाय में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संवैधानिक निकाय और उसमें भी हमारा टॉपिक है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी को हम देखने वाले हैं। महान्यायवादी का क्या कार्य होता है, कैसे किस तरह वो उसका कार्य होता है, नियुक्ति कौन करता है और उस सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, महान्यायवादी क्या होता है। ठीक है, तो महान्यायवादी जो है एक ऐसा पद है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो महान्यायवादी है उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है हमारे जो भारत का शासन है वो 3 स्तंभ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, 3 स्तंभ पर चलता है। एक होती है हमारी विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ओके, तो विधायिका का क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है विधि बनाना। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, विधि बनाना होता है। और कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, विधि लागू करना, विधि को लागू करना। ये किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का कार्य होता है यदि इस विधि में कुछ भी गलती है तो उसको सुधार करना या उसको खत्म करना। किसका कार्य होता है, न्यायपालिका का। ओके, तो ये सब जो है इन 3 स्तंभ पर हमारा भारत का शासन खड़ा हुआ है, जो चल रहा है वर्तमान में भी। तो हमने क्या करा, हमारी केंद्र सरकार ने एक ऐसा पद बनाया, हमारे अपने संविधान में एक ऐसा पद वर्णित है जिसका नाम है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी क्या करता है, जैसे ये विधायिका है, विधायिका ने कानून बना दिया और विधायिका ने कानून बनाने के लिए कार्यपालिका को सौंप दिया कि अब तुम लागू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर विधायिका ने ना तो ये देखा कि कानून में कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है, और कार्यपालिका ने भी नहीं देखा कि कानून में कुछ गलती तो नहीं है। ठीक है, अब दोनों ने ही चेक नहीं किया। तो आगे जाके क्या देखा, जब वो न्यायपालिका के पास गया तो न्यायपालिका के पास जाके देखा तो उसमें तो गलती निकली। ओके, अब ये गलती निकली। अगर इसी गलती को ठीक करने के लिए हमने अपने भारत में एक ऐसा पद सृजित किया है जिसका नाम है महाधिवक्ता। ओके, तो ये महाधिवक्ता क्या करता है, ये महाधिवक्ता महान्यायवादी क्या करते हैं, महान्यायवादी जो है ये न्यायपालिका से पहले ही इसमें जांच कर लेते हैं। इस कानून में जो कानून जो है कानून में पहले ही जांच कर लेते हैं कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, इस कानून को पहले ही चेक कर लेते हैं कि इस कानून में कुछ गलती है या नहीं है, न्यायपालिका के पास भेजने से पहले ही। तो न्यायपालिका का काम जो है इसमें आसान हो जाता है। तो यही हमारे भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका कार्य होता है। अब हम देखते हैं अपने महान्यायवादी का जो संवैधानिक प्रावधान है उसको देखते हैं। तो महान्यायवादी जो है इनका जो संवैधानिक प्रावधान है, ये जो है भाग 5 में आते हैं। कौन से भाग में आते हैं, भाग 5 में आते हैं। मैं बात करूं किस आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल 76 में आते हैं, आर्टिकल 76 में आते हैं और भाग 5 है। आपको पता है जब मैंने भाग और आर्टिकल्स का वीडियो डाला था तो उस भाग और आर्टिकल्स के वीडियो में मैंने बताया था कि जो भाग 5 है इसमें सारी चीज़ें जो आएंगी केंद्र सरकार से रिलेटेड आएंगी। ठीक है, तो भाग हमारा 5 वही है, केंद्र सरकार से संबंधित। फिर उसके बाद देखते हैं हमने जो महान्यायवादी है इसका प्रावधान किस देश से अडॉप्ट किया है। तो महान्यायवादी का जो प्रावधान हमने लिया है वो लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से हमने महान्यायवादी का जो प्रावधान हमने लिया है वो ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है ना कि निर्वाचन। ठीक है, अब नियुक्ति और निर्वाचन में क्या अंतर है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति करते हैं जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद की सभा से। मंत्री परिषद की सभा से राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्री परिषद की सभा से राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, मंत्री परिषद की सभा से राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब नियुक्ति तो हो गई, अब इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनका कार्यकाल जो है ना, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जो राष्ट्रपति के अनुसार
राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे इनको बना सकते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये केंद्र सरकार का जो कार्य है विधि से रिलेटेड ये सही नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को लगता है कि ये सही कर रहे हैं तो ये चलते रहेंगे, करते रहेंगे अपना काम। ओके, तो ये इनका जो होता है ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि भारत के जो महान्यायवादी हैं, क्वेश्चन ये होगा कि भारत के जो महान्यायवादी हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन में होगा 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। ठीक है, इस तरह से दिए हुए होंगे और एक उनमें से होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो आपको वही टिक करना है, ना कि 6 वर्ष करना है, ना 65 वर्ष करना है और ना ही 5 वर्ष करना है। फिर उसके बाद देखते हैं अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। अब त्याग पत्र किसे देंगे, जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे तो अगर लगता है कि अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहें तो ये राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अब मैं बात करूं इनकी योग्यता क्या होती है। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, भारत के महान्यायवादी की योग्यता होती है, भारत के महान्यायवादी की योग्यता ये होती है, आपको पता है जो ये महान्यायवादी हैं केंद्र सरकार के विधि सलाहकार या कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति को विधि या कानूनी अधिकारी तो नहीं बनाया जाएगा। तो विधि या कानूनी अधिकारी जो होते हैं ये जो योग्यता रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही योग्यता रखते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो होती है 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक 2 हाई कोर्ट में जज रहा हो वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का मेंबर वो बन सकता है न्यायाधीश, या क्या हो 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया हो। तो ये इनकी योग्यता होती है, क्या होती है, हाई कोर्ट में या 5 वर्ष तक क्या रहे हो, जज रहे हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या रहे हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रहे हो। ठीक है, क्या रहे हो, वकील रहे हो। तो ये जो होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है, जो इनकी भी योग्यता होती है। अब फिर उसके बाद में बात करती हूँ इनकी शक्तियाँ क्या हैं। अब जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी की जो शक्तियाँ होती हैं, आपको पता है जो ये महान्यायवादी हैं ये जो है इनकी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि आपको पता है संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इनकी जब संयुक्त बैठक होती है इसमें भी ये भाग ले सकते हैं। संसदीय समिति होती है उसके भी ये मेंबर बन सकते हैं, और जितने भी संसद से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उन सब में ये भाग ले सकते हैं। लेकिन यदि संसद में मत की बात आती है या वोट की बात आती है तो ये संसद में वोट नहीं दे सकते, ये उसमें वोट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के चुनाव होंगे तो राज्यसभा से कुछ भी चीज़ें रिलेटेड होंगी तो राज्यसभा ही मत देगी उसमें, और लोकसभा से रिलेटेड होगी तो लोकसभा देगी। ठीक है, तो इसलिए ये किसी भी उसमें मत नहीं दे सकते। ओके, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ इनकी शक्तियाँ क्या हुई। ये संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकते हैं, और संसदीय समिति के सदस्य बन सकते हैं, संसदीय समिति के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन ये सब तो हो सकता है लेकिन मत नहीं दे सकते, मत नहीं दे सकते। यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये मत दे सकते हैं नहीं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूं वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है। तो वर्तमान में महान्यायवादी है आर वेंकट रमणी। ये जो हैं भारत के महान्यायवादी हैं वर्तमान में। यदि मैं बात करूं पहले कौन थे, पहले जो महान्यायवादी थे उनका नाम था सीतलवाड़। पहले महान्यायवादी ये थे। अब मैंने आपको बताया जो महान्यायवादी होते हैं केंद्र सरकार के कानूनी अधिकारी होते हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार के कानूनी अधिकारी से रिलेटेड 3 पद बनाए गए हैं। एक होते हैं महान्यायवादी, एक होते हैं महाधिवक्ता, और एक होते हैं भारत के अपर महाधिवक्ता। ठीक है, एक होते हैं महान्यायवादी, एक होते हैं महाधिवक्ता, एक होते हैं अपर महाधिवक्ता।
तो इनमें जो सबसे अपर होते हैं ना, ये जब जो सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर जो है ये महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी की सलाह के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए बनाया गया है महाधिवक्ता का पद, ठीक है। सबसे ऊपर जो होते हैं इनमें महान्यायवादी ही होते हैं, फिर ये इनकी सलाह के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत के कितने सर्वोच्च कितने विधि अधिकारी होते हैं? तो 3 विधि अधिकारी होते हैं। 3 में से जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होते हैं वो होते हैं महान्यायवादी। तो यहाँ से जो था, आज हमने देखा महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी क्या, किस तरह से, क्या मतलब इन सब से रिलेटेड सब चीज़ों को देख लिया। तो यदि आप इस जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, इससे रिलेटेड आज आप यदि ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो ऑब्जेक्टिव आपके अधिकतर सारे के सारे सही होंगे, ठीक है। चाहे आप देख लेना लगा करके। तो आज हमने देखा महाधिवक्ता के बारे में। आगे देखेंगे हम निर्वाचन आयोग, क्योंकि हम चल रहे हैं जो संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो देख रहे हैं। उसमें हमने पहले देखा महान्यायवादी, अब आगे देखेंगे निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।